आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खतीजा राठौर। नाज़रीन, इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें अली ख़ामनेई के इज्तिमा पर हैं, जो कि ईरान में सबसे बड़ा इज्तिमा करार दिया जा रहा है। इससे पहले हमने देखा कि 100 मुल्कों के वफूद ने खराज अकीदत पेश किया, जिसमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेलीगेशन मौजूद था। अब ये बताया जा रहा है कि आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की जस्ते खाकी को इराक़ लेके जाया जाएगा और एक बार फिर नजफ़ और करबला में नमाज जनाजा अदा की जाएगी। वहीं स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की अगर बात करें तो वहाँ पर भी हालात कशीदा नज़र आ रहे हैं। 2 कमर्शियल ऑयल टैंकर्स को IRGC की जानिब से निशाना बनाया गया है। पासदाराने इनकलाब के मुताबिक जो तयशुदा रूट डिसाइड किया गया था ईरान की जानिब से, उसकी खिलाफ वर्जी की गई, जिसके बाद हमने देखा कि ईरान ने रिटेलिएट किया। इससे पहले भी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की जो हैसियत थी 28 फरवरी जैसी, अब वो देखने में नहीं आ रही। इससे पहले भी हमने देखा कि ईरान ने वाज़े कह दिया था कि हमारी खुद मुख्तारी को तस्लीम किया जाए। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के मामले पर अगर ओमान की जानिब से कोई दूसरा रास्ता इख्तियार किया जाता है जिस पे ईरान शदीद एहतजाज भी कर सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 11,000 शिप्स इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में रुके हुए हैं। 11 जुलाई को जो है वो इस्लामाबाद में दोनों फरीकैन के दरमियान अहम मुज़ाकरात हो सकते हैं। इससे पहले जो बर्गन स्टॉक में टेक्निकल टीम्स मुज़ाकरात कर रही थी, अब उसका जो दूसरा फेज़ है वो इस्लामाबाद में होने जा रहा है। और फिर ये भी बताया जा रहा है कि जो एसिड फ्रीज थे वो भी अदा किए जाएंगे ईरान को। लेकिन साथ ही अब्बास अराग़ची साहब का बयान भी मौजूद है। उनका कहना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह के बयानात दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, इन तमाम सिनारियों में मुज़ाकरात नहीं हो सकते। प्रोग्राम में कल भी हमने इस पर बात की थी, लेकिन जाहिर है इस पर आज थोड़ा जिक्र और भी कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान मौजूद है जिस पर उनका कहना था कि अगर अमेरिका चाहता तो ईरान की तमाम क़यादत को निशाना बना सकता था, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि फिर मुज़ाकरात किससे होंगे। एक तरफ तो तदफीन का अमल जारी है, नमाज जनाजा अदा की जा रही है, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप अहमकाना बयानात दे रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या 11 जुलाई को जो है मुज़ाकरात एक बार फिर इस्लामाबाद में होंगे। और खित्ते की सिचुएशन के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप तुर्की के दौरे पे हैं। अंकारा में उनकी मुलाकात हुई है रजब तैयब अर्दोगान से, और यूँ बताया जा रहा है कि जो मुलाकात है इसे आम पेशरफ्त के नज़रिए से भी देखा जा सकता है। इन तमाम तर चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर सैयद नज़ीर साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। डॉक्टर रिजवान ने भी हमें ज्वाइन किया, एक्सपर्ट इन इंटरनेशनल अफेयर्स। डॉक्टर नियाज़ मुर्तज़ा भी हमारे हमरा हैं, और साथ ही सिक्योरिटी के हवाले से भी हम बात करेंगे एहसन अहमद खान साहब से। आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं ब्रिगेडियर साहब का। सर, एक बार फिर पासदाराने इनकलाब की जानिब से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में कशीदगी देखने में आई है। 2 कमर्शियल जहाज़ को निशाना बनाया गया है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक बताया जा रहा था कि जो शिप्स वहाँ से गुजर रहे थे वो कतरी शिप्स थे, लेकिन उसके बारे में फिर मज़ीद तफसीलात नहीं आई। और ये भी बताया जा रहा था ईरान की जानिब से कि जो तयशुदा रूट्स थे उसकी खिलाफ वर्जी की गई है। जी बहुत शुक्रिया। जहाँ तक पासदाराने इनकलाब का ताल्लुक है, ईरान का ताल्लुक है, और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप और अमेरिका का ताल्लुक है जी, तो दोनों के दरमियान बहुत ज्यादा मिसट्रस्ट है। और ये जो मिसट्रस्ट है ये रोज बरोज बढ़ता भी जा रहा है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप के जो बयानात होते हैं वो रोज रोज बदलते भी हैं, थ्रेट भी उसमें होता है। और इसके अलावा वो जो डिस्ट्रक्शन की भी बात करते हैं, फिर इसके बाद वो कहते हैं कि एलाइज हमारे साथ हैं, फिर कहते हैं कि ईरान पूरा बहुत बुरी तरह से कमजोर हो चुका है, उसके सारे एसेट्स हमने तबाह किए हैं। और जो जमीनी हकायक है वो ये है कि पासदाराने इनकलाब जो है वो मौजूद है, और उनके जो स्पीड बोट्स है या इसके अलावा उनके पास जो ड्रोन्स है वो इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसे शिप्स के खिलाफ जो कि उनसे इजाजत नहीं लेकर या उनसे कोऑर्डिनेट नहीं करते, और वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजरते हैं। अगर हम जाए MOU की तरफ तो MOU में तो ये बात है कि 60 डेज के लिए फ्री पैसेज होगा। और अगर फ्री पैसेज की बात कर रहे हैं तो फिर जाहिर है कि फिर अमेरिका भी वो हमले कर देता है उनके मुख्तलिफ जज़ायर पर और उनके मुख्तलिफ रेडार्स पर। अब ये सिचुएशन जो है तो न पीस है और न जंग है, इन्हें नो पीस नो वार वाली सिचुएशन है। और जो MOU है, MOU की इंटरप्रिटेशन जो है वो अमेरिका अपनी तरफ से कर रहा है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से किया कि 60 डेज तक जो है वो फ्री पैसेज तमाम शिप्स को दिया जाएगा, जिस MOU के हवाले से आपने बात की।
लेकिन वो जो 60 दिन है वो भी 21 अगस्त को ख़त्म हो रहे हैं और इब्तदाई तौर पे बताया जा रहा था कि 60 रोज़ के अंदर दोनों फरीकैन किसी न किसी मुआहदे पे पहुंच जाएंगे। तो आपको ऐसा लगता है कि सिचुएशन उस तरफ जा रही है? नहीं, मेरे ख्याल में जिस तरीके से ये मुज़ाकरात में पास आ जाता है, ये तीसरी दफ़ा है कि मुज़ाकरात तो फिर पीछे चले जाते हैं और इसकी वजह से मुझे नहीं लग रहा है और कि ये 60 डेज में ये मसला हल हो जाएगा। अलबत्ता उसमें ये भी है कि दोनों फरीक के रजामंदी से ये टाइम बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन साथ साथ मैं ये भी देख रहा हूँ कि इस किस्म के जो फिजिकल हमले भी हो रहे हैं, एक काइनेटिक किस्म के जंग भी जारी है, दूसरी तरफ वो लफ्जी गोलाबारी भी हो रही है और तीसरी तरफ पर वो जो MOU के इंटरप्रिटेशन है उस पर भी इख्तिलाफ है और दोनों फरीक जो है वो अपनी गैलरी को खेल रहे हैं और वो समझते हैं कि ईरान कहता है कि हमने जंग जीती है और जो प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहा है कि मैंने जीती है। और इसमें ये है कि जो वार ऑफ डिस्ट्रक्शन था, 2 फेजेस थे इनके, तो वो वार ऑफ डिस्ट्रक्शन तो अमेरिका ने काफी नुकसान पहुंचाया है ईरान को, लेकिन जहां तक वार ऑफ डिस्ट्रप्शन की बात आ जाती है तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो पिवट के तौर पर सामने आ गया। वो एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ईरान की स्ट्रेटेजी में, तो पासदारान इसलिए भी वो हमले कर देते हैं ताकि वो ये मैसेज दे सके पूरी दुनिया को भी और जितनी भी जहाजरानी है या सी लेन्स है या इसके लिए अमेरिका को या डॉक्टर नियाज मुर्तज़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, एक सिंपल क्वेश्चन है कि ये जो आखिरी रसूमात अदा की जा रही हैं शहीद अली ख़ामनेई साहब की, और जैसे खाकी को इराक लाया जाएगा, नजफ़ और हम करबला में भी देखेंगे कि नमाज जनाजा अदा की जाएगी, इससे ईरान क्या मैसेज दे रहा है? ये बताया जा रहा है कि वसी पैमाने पे तारीखी इज्तिमा जो है वो ईरान की जानिब से किया जा रहा है जिसे पूरी दुनिया कवर कर रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, इसका यानी मकसद तो एक ये है कि मोबिलाइज करना पूरी कौम को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना, क्योंकि जो चीज़ ईरान के हक में रही है इस पूरी जंग में, जैसे ब्रिगेडियर साहब भी फरमा रहे थे कि नुकसान तो अमेरिका ने बहुत पहुंचाया है ईरान को, मगर जिस वजह से ईरान खड़ा रहा वो उनकी जो है यूनिटी थी और उनकी जो है स्ट्रेंथ थी। एक सीसा पे लाई दीवार की वो थे कि तुम जो भी यानी करते रहो हमले, नुकसान हम पे, हम फिर भी खड़े हैं। ना उनकी जो है रजीम कोलैप्स हुई, ना जो है उनको जो अमेरिका को उम्मीद थी कि जी ये कुर्द डिसिडेंट्स या और दूसरे जो डिसिडेंट्स हैं वो कुछ कार्रवाई शुरू कर देंगे, तो बिल्कुल मुत्तहद रहे। तो अब उसी मुत्तहद करने के लिए जो है ये इतना बड़ा जो है, ज़ाहिर है उसकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस तो वो अपनी जगह है, मगर उसकी जगह साथ साथ ये भी है कि मोबिलाइज करना और पूरी जो सिर्फ ईरान के अंदर नहीं, जितने भी ईरान के रीजनल एलाइज वगैरह हैं, पूरा उनका नेटवर्क है, इराक में है, बहरीन में है, लेबनान में है, उन तमाम लोगों को जो है मुत्तहद करके मोबिलाइज करना जो है एक बहुत बड़ा उनका जो है अचीवमेंट है। और फिर पूरी दुनिया से जो है वो डेलीगेशंस आ रहे हैं। सबसे हाई तो पाकिस्तान का था कि जी टॉप कमांड हमारी गई, उसके अलावा मगर पूरी दुनिया से आ रहे हैं लोग जो है खिराज तहसीन पहने। तो इन तमाम चीज़ों से जो है ईरान की जो है पॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो मजबूत होती है। बिल्कुल ठीक है। एहसन अहमद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। ये बताइएगा एहसन साहब कि अमेरिका की जानिब से बारहा ये कहा जाता रहा कि मुश्तबा ख़ामनेई जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हैं, और क्या यही वजह आपको लगती है कि इस वजह से वो इज्तिमा में शामिल नहीं हो सके, नमाज जनाजा में नहीं आ सके अपनी वालिद के, या फिर सिक्योरिटी की वजूहात के बिना पे जो है उन्हें सामने नहीं लाया जा रहा? जी एहसन साहब। ठीक है, बहुत सारे ऐसे वजूहात हैं जिसके अंदर शायद मुश्तबा ख़ामनेई साहब इसमें पब्लिकली सामने नहीं आए। उसकी मेन वजह सिक्योरिटी जरूर हो सकती है जी, लेकिन जब ये जो बात चल रही थी कि जी वो ठीक है एहसन साहब, हम आपको सुन नहीं पा रहे। यही क्वेश्चन जो है वो हम ब्रिगेडियर साहब से करते हैं। सर आपको मेरी आवाज आ रही है ब्रिगेडियर साहब? जी 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 जी
सर ये बताइएगा कि अमेरिका की जानिब से बारहा ये कहा जाता रहा कि मुश्तबा खामनाई शदीद ज़ख्मी हैं और वो अहकामात नहीं दे रहे या फ्रंट से लीड नहीं कर रहे, कि आप ये समझते हैं कि यही वजह है कि वो अपने वालिद की नमाज जनाजा में नहीं आ सके, या फिर सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर उन्हें क्लियरेंस नहीं मिली? देख लो, जहां तक उनके जख्मी होने का ताल्लुक है और उसके इलाज का ताल्लुक है, वो तो अपनी जगह पर मुसल्लम है कि वो जख्मी भी हो चुके थे और फिर उसका इलाज भी हो रहा था। और दूसरी तरफ क्या अभी तक उसकी कोई पब्लिक अपीयरेंस इस तरह नहीं हुई है। अब जो ये जो जंगबंदी है इसके दौरान और फिर ये बहुत बड़ा जो इज्तिमा मुख्तलिफ जगहों पर मुनक़िद कर रहे हैं, बैनुल-अक़वामी वफूद आ रहे हैं और इसके अलावा अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ भी दिखा रहे हैं, यूनिटी भी दिखा रहे हैं, और वो जो आइसोलेशन या रिजीम चेंज की बात है वो भी नहीं। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि एक तो ये है कि उनका जो लीडरशिप काफ़ी हद तक अमेरिका ने पहले अपने और इजराइल ने उन्होंने जाहिर है कि उनको शहीद किया था। अब वो शायद ये दूसरा चांस नहीं लेना चाहते और कि उसको सामने लाया जाए। और दूसरी बात ये भी आ जाती है कि ये एक उनके जो सिक्योरिटी सिस्टम है या इंटेलिजेंस सिस्टम है वो भी एक्सपोज हो रहा था कि अगर वो अपने लीडर की हिफाजत नहीं कर सकते, और तो ये भी एक बात है क्योंकि दुनिया के वो वफूद आ रहे हैं लेकिन अपना उनका बेटा या उनका जो रहबर है वो मौजूद नहीं है, और ये भी एक बात है। दूसरी बात यह आ जाती है कि जहां तक पासदारान का ताल्लुक है या उनके जो हुकूमत का जो तर्जी हुकूमत है या ढांचा है, उसमें तो जाहिर है कि रहबर को और इसके अलावा पासदारान को सबसे ज्यादा मजबूत हैसियत हासिल है। तो मेरे ख्याल में उनका एक किस्म का ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और अगर वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को एक्सपोज नहीं कर रहे हैं तो खुद को इस हजीमत से बचाना चाहते हैं, या उनको ये शक है कि शायद उनकी जो इंटेलिजेंस है या सैटेलाइट सिस्टम है उसके जरिए उसको निशाना न बनाया जाए और फिर ये जो जंग है ये मजीद शुरू न हो जाए, कोई बड़ा इंसिडेंट न हो। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। लेकिन मैं ये भी समझता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने पॉलिटिकली, रिलीजियसली और डिप्लोमेटिकली इस चीज को काफी गेन किया और इसको इस पर कैपिटलाइज किया, तो मेरे ख्याल में उसकी प्रेजेंस भी उसके लिए एक स्ट्रेंथ था कि वो दुनिया को दिखाते हैं कि हमारा लीडर मौजूद है, रहबर मौजूद है, क्योंकि रहबर पर सारा उनका निजाम चल रहा है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर रिजवान नसीर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, कड़ी नज़र रखते हैं मशरिक़ वस्ता के हवाले से, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर रिजवान, मुश्तबा खामनाई के हवाले से बातें हो रही हैं कि उन्होंने अपनी वालिद की नमाज जनाजा में शिरकत नहीं की, फिर ये भी कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की वजह से उन्हें क्लियरेंस नहीं मिली। इससे पहले भी हमने देखा था कि इजराइल और अमेरिका के मुश्तरका हमलों में, जो कि पहला हमला था, उसी में ही जो आला क़यादत थी ईरान की, उसे शहीद कर दिया गया था। क्या समझते हैं आप कि अमेरिका की जानिब से जो स्टेटमेंट दिया जा रहा था कि मुश्तबा खामनाई साहब शदीद ज़ख्मी हैं, वो अहकामात नहीं दे पा रहे, क्या यही वजह है या फिर सिक्योरिटी के बाइस वो सामने नहीं आ सके? खदीजा, बहुत शुक्रिया अपने शो में लेने का। आपके सवाल का जो पहला वो है पार्ट, उसका ये मेरी तरफ से जवाब है कि देखें, एक लीडर है जिसने सक्सेशन अभी ली है और वो उसमें डायरेक्टली ज़ख्मी हुए, लेकिन उनको इस तरह से टारगेट एक्सपोज करना अपना, क्योंकि ईरानी ने भी तो जंग से कुछ सीखा है ना, कि अमेरिका और इसराइल आज तक किसी भी इखलाकी पासदारी का बिल्कुल उनके यहाँ ज़ीरो है। उन्हें अगर इस चीज़ का मौका मिला तो वो डेफिनेटली टारगेट करते हैं, और मैं समझता हूँ इसमें दो चीज़ें बिल्कुल दुरुस्त हैं। एक तो सिक्योरिटी क्लियरेंस, और दूसरी बात ये है अमेरिका की, देखें जो एक अमेरिका का नैरेटिव है ना इस चीज़ के ऊपर कि वो शदीद ज़ख्मी हैं, वो अपने अहकामात नहीं दे पा रहे। इसमें आप ये चीज़ देखें, इतनी सेंट्रलाइज्ड उनकी अथॉरिटी और इतना उनका बेहतरीन किस्म का निज़ाम चल रहा है, तो मैं समझता हूँ वो लीडर बिल्कुल अलाइव हैं, अपने अहकामात दे रहे हैं, जिसकी वजह से सारा का सारा आप देख पा रहे हो। और उसके बाद आप ये देखें जो फ्यूनरल प्लान की गई, वो भी आप देखें कि अमेरिका की इंडिपेंडेंस चल रही है, एक साइड पे अपनी इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहे हैं और इधर से इनकी फ्यूनरल चल रही है। ये भी एक किस्म की ये देखना चाहिए कि अमेरिकन को शायद उनको ये एतबार था कि अमेरिकन फिर भी कोई ना कोई ऐसा काम कर रहे हैं और अपनी इंडिपेंडेंस के दिन। बिल्कुल। और दूसरी बात ये देखिएगा, देखें इसराइल इस मौके में बैठा हुआ है कि किसी ना किसी तरह से स्पॉइल करे इस पीस को, जो हालांकि मैं समझता हूँ एक फ्रेजाइल पीस है, किसी भी टाइम टूट सकता है, क्योंकि अमेरिकन भी इस दफ़ा जब से उन्होंने MOU साइन किया है
और वो जो अभी डेडलाइन चल रही है 6 डेज की, आपको उसमें नजर आ रहा होगा कि बहुत सारी अनसर्टेनिटी प्रिवेल कर रही है। प्रिवेल क्यों कर रही है? वो डोनाल्ड ट्रंप के बयानात हैं कॉन्स्टेंट, वो कांस्टेंट नेतन्याहू की तरफ से और उसकी जो पॉलिटिकल पार्टी है या उसके जो एलाइज हैं, खासतौर पे नेशनल सिक्योरिटी के मिनिस्टर है बेन गवीर, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो बिल्कुल इस चीज की तरफ इशारा करती हैं कि इनके इंटरेस्ट में है नेतन्याहू का जो ट्रायल चल रहा है, वो ट्रायल के बाद उसकी सियासी मौत, उसकी इखलाकी मौत, क्योंकि उसे इस टाइम दुनिया में कहा जा रहा है ये वाहद है जो जेनोसाइड कर रहा है पैलेस्टीनियंस का। जो उन्होंने गाजा में किया वो आपके सामने है, जो अब वहां पे कर रहे हैं सदरन लेबनान में वो आपके सामने है। दुनिया में मैं समझता हूं इस टाइम वाहद वो एक वक्त आया है जिसमें इसराइल के ऊपर ओपनली तनकीद हो रही है, और ये मैं समझता हूं ठीक हो गया है। गजा के हवाले से जो है वो आपने अपने कमेंट में डिस्कस किया। एहसन अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद है, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, उनसे जान लेते हैं कि 20 साल हुकूमत थी गजा में हमास की, और अब हमास ने टेक्नोक्रेट कमेटी के हवाले जो है वो अब गजा को कर दिया है। इससे पहले भी आपने देखा था प्रॉक्सी थी, इसराइल को जवाब देती थी, रिटेलिएट करती थी। ये जो इकदाम है एहसन अहमद खान साहब कैसे देख रहे हैं आप कि हमास की जानिब से आया है? एहसन साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, डॉक्टर नियाज से ही इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब आपने मेरा सवाल सुना? जी जरा रिपीट कर दें। जी, हमास के हवाले से सवाल था कि 20 साल हुकूमत थी हमास की गजा में, और अब हमने देखा है कि हमास ने अपनी हुकूमत तहलील कर दी है। वो प्रॉक्सी थी जो कि इसराइल को जवाब देती थी, रिटेलिएट करती थी। तो इस तमाम सिनेरियो में जहाँ पे एक जगह हम देख रहे हैं कि ईरान में तकरीब की जा रही है और उसी वक्त हमास के स्टेटमेंट आना। जी, इससे तो शायद जाहिर ये होता है कि जो एक प्लान है कि जी एक टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बनाई जाए जो कि गाजा को एक इंटरिम पीरियड के लिए चलाए, शायद उसकी तरफ मूवमेंट हो रहा है। मगर ये भी याद रखना चाहिए कि ये एक फॉर्मल प्रोसेस होगा। इसका ये मतलब नहीं होगा कि जी हमास का जो वजूद है वो ख़त्म हो जाएगा गाजा स्ट्रिप से, या जो उनकी कैपेसिटी है टू कंट्रोल द सिचुएशन एट द ग्राउंड लेवल वो खत्म हो जाएगी। एक ये फॉर्मल तरीके से वो ये कर रहे हैं कि ठीक है आपने एक हुकूमत बनानी है, वो आ जाए, पेपर वर्क वगैरह उनके पास चला जाए, मगर जो सब्सटेंटिव कंट्रोल होगा गाजा का, सिक्योरिटी वगैरह, वो तो फिर भी हमास के पास ही रहेगी। और एक नई टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा ये मुश्किल होगा कि जी वो आते ही जो है पूरी हर चीज पे मुकम्मल तौर पे कब्जा कर लें। अच्छा, ये जो एक मुतालबा था गजा पीस बोर्ड पे, कथा कलामी की माजरत चाहती हूँ, जिसमें ये कहा गया था कि हमास को और हिजबुल्लाह का भी उसमें जिक्र था कि गैर मुसल्लह किया जाए, इनसे कहा जाए कि ये अपने हथियार डाल दें। तो ये तमाम चीज़ें होती नजर आ रही हैं। ये मसला है ना कि ये गवर्नेंस तो वो उनके हाथ में दे देंगे, मगर बड़ा मसला आएगा कि जी क्या वो सिक्योरिटी भी उनको हैंड ओवर करेंगे या नहीं, क्योंकि अब एक तो टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट है और फिर उसके अलावा जो है एक फौज भी जानी है जो पीस कीपिंग फोर्स, और इन दोनों का आपस में कोई बहुत ज्यादा जो है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं होगा, क्योंकि वो जो है टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट वो भी बहुत ज्यादा उसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं होगी, बहुत ज्यादा उसका कंट्रोल नहीं होगा। और ये जो पीस कीपिंग फोर्स है ये भी मुख्तलिफ मुल्कों से मिला के एक बनाई जाएगी, उसको भी टाइम लगेगा जेल होने में, एक यूनिफाइड कमांड के आने में। तो इसमें जो है बहुत सारे फिर लूप होल्स होंगे जिससे जो है हमास फायदा उठाएगा। अगर उन्होंने हमास को जो है डिसआर्म करने की कोशिश की तो मेरा ख्याल है उसमें फिर जो है मुसीबत हो सकती है। और नॉर्मली यही होता है कि इस किस्म की पीस कीपिंग फोर्सेस जो है बहुत ज्यादा अग्रेसिवली जो है ग्रुप्स को वो डिसआर्म नहीं करने की कोशिश करती, क्योंकि वो खुद इतनी वेल स्टैब्लिश नहीं होती, कोई बहुत ज्यादा उनका इंसेंटिव भी नहीं होता। तो एक बहुत ही लूज किस्म की जो सिचुएशन है वो डेवलप हो जाती है। आप कॉन्गो में देख लें, आप सोमालिया में पहले हुआ था, जहां जहां इस किस्म की पीस कीपिंग फोर्स होती है उनमें अक्सर में इस किस्म की जो सिचुएशन है वो डेवलप हो जाती है। तो ये बहुत ज्यादा जो है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए होगी जो कि टेक्नोक्रेटिक के पास से निकलना मुश्किल होती है। तो देखें आगे जाके क्या होता है। जिस तरह इसमें भी एक MOU साइन हुआ है और उसमें इस कदर वायलेशंस हो रही हैं, तो देखें वहां पर भी क्या होता है। बिल्कुल ठीक है। एहसन अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट। एहसन साहब, जो मैंने आपसे इनिशियली सवाल किया था वो मुश्तबा खामनाई से रिलेटेड था, क्योंकि आप सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, इस पर कड़ी नज़र रखते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस
की जो हैसियत है वो अब 28 फरवरी से पहले जैसी नहीं हो सकती। ईरान ने वाज़ेह कह दिया है, 2 कमर्शियल ऑयल टैंकर्स को निशाना भी बनाया है। मेरे कनेक्शन के अंदर देखें, कुछ चीजों के ऊपर जो इंटरनेशनल लॉ ऑफ द सी है वो बड़ा क्लियर है। सही। जो ट्रांजिट पैसेज है थ्रू स्टेट्स, इट इज ओपन फॉर, वो हर एक के लिए खुला है, अनलेस के कुछ इसके ऊपर रेगुलेटरी इश्यूज आ सकते हैं अगर हालत जंग हो। अब इसके लिए अगर गुजरते हुए जहाजों को इस चीज पे कि वो ओमान के टेरिटोरियल वाटर में से गुजर रहे हैं और उसके वो IRGC की बात नहीं मान रहे, तो उनको टारगेट करना ये कानूनी तौर पे एक नामुनासिब चीज है। सही। और जब इसके ऊपर एक डिसीजन हो चुका है कि 60 दिनों के अंदर इसके ऊपर कोई फाइनल नई एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट की जाएगी, तो कोई ऐसा रूल अपनाना या कोई ऐसी एक्टिविटी करना तो जिसकी वजह से इम्पैक्ट उसकी पूरी दुनिया पे आता है। अब देखें, आज की तारीख में जब ये अटैक हुआ है जी, तो ब्रेंट, WTI दोनों की कीमतों में तकरीबन 2% जो है वो बढ़ गई है कीमतें। $72 से जो है बढ़ के वो $74.3 के ऊपर आ गई है। जब ये ऑयल की प्राइसेस चेंज होती हैं तो इसकी वजह से पूरी दुनिया में उसका इफेक्ट आना शुरू है। जितने भी सौदे आज या कल की तारीख में या जब तक ये प्राइस होती रहेगी उसके अंदर इसके इम्पैक्ट जो है अल्टीमेटली जो जनरल लिविंग है, जो आम लोग हैं, उनके ऊपर इसके असरात आना चाहिए। ईरान ने इसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को एक लिवरेज के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया कि अगर मेरी बात नहीं मानी जाएगी तो मैं ये कर दूंगा। ये कुछ अरसे तक तो शायद चल जाएगा, लेकिन जब इसके इम्पैक्ट पूरी दुनिया में आना शुरू हो जाएंगे तो वो जो एक मॉरल हाई ग्राउंड ईरान ने अपने हासिल किया है। इनकलाब की जानिब से जो बयान आया है, उनका कहना था कि जो तयशुदा रूट्स थे जहां से शिप्स को गुजरना था वो शिप्स वहां से नहीं गुजर रहे थे, जो कि रास्ता सेफ था, वहां पे माइंस भी नहीं थे, और लेकिन अमेरिका के कहने पर शिप्स ने जो है वो मुतबादिल रास्ता इख्तियार किया। देखें, ये भी एक डिबेटेबल चीज है कि वो रूट जो तयशुदा है वो किसने तय किया है, वो क्या सब पूरी वो कानूनी तौर पे एक्सेप्टेबल रूट है कि कुछ जजीरों के नॉर्थ से गुजरेगा और कुछ जो है उसके साउथ से गुजरेंगे। लेकिन जो नॉर्मल रूट जिसको क्लेम किया गया है कि उसको माइन कर दिया गया है, और उसमें से देखें ओमान के साहिल के साथ से जहाज पिछले 14-15 दिन से गुजर रहे हैं। ठीक है, उधर वहां पे माइन का खतरा है, लेकिन IMO ने एक रास्ता खोला है जिसके अंदर से जहाज गुजर रहे हैं। एक जब बात नहीं मानी जा रही, जिसके ऊपर एक ईरान ने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट रखा हुआ था कि जी जो जहाज गुजरेगा मुझसे पूछ के गुजरेगा, और जब वो जहाजों ने एक ईरान के टेरिटोरियल वाटर्स में से, क्योंकि ये भी जो जहाज हिट हुए हैं ये तकरीबन ईरान के ओमान के साहिल से तकरीबन 8 मील के फासले पे हुए हैं, उसके टेरिटोरियल वाटर में आते हैं जी। तो ये हिट करने का मकसद उनका ये है कि बाकी जो जहाज हैं उनको एक खौफ पैदा करना। इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में से दिन के तकरीबन 130 जहाज गुजरते थे, लेकिन पिछले 3 दिन में यानी 4, 5 और 6 तारीख तक टोटल 108 जहाज गुजरे हैं। इसका मतलब ये है कि अभी तक से जो नॉर्मल प्री 28 फरवरी से पहले की जो शिपिंग की जो वहां से आमदोरफ्त थी उसका 1/3 हिस्सा भी पूरा नहीं हो सका। अब ये क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि इंश्योरेंस जो है वो जहाजों की अभी तक इतनी हाई है कि लोग अपने जहाजों को मूव करना नहीं चाह रहे हैं। जब तक ये चीजें नॉर्मलाइज नहीं होंगी, इसका इम्पैक्ट खासतौर पे जो छोटे ममालिक हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस पे और उसके अंदर मौजूद इन्फ्लेशन के ऊपर बहुत ज्यादा असरअंदाज होगा। और इसके ऊपर जो जियोपॉलिटिकल असरात नजर आएंगे, ये भी याद रखिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है अब ये जंग से पहले खुली हुई थी, तो इस पूरी जंग के बाद जो एटमी प्रोग्राम है उसके ऊपर क्या पैकेज वो चेंज हो चुका है। ब्रिगेडियर साहब, आप इस पे क्या कमेंट करेंगे? जो स्टेटस है, माजी में हमने देखा कि 28 फरवरी से पहले जिस तरीके से शिप्स गुजर रही थी, अब ईरान कहता है कि इसे हमारे खुद मुख्तारी को तस्लीम किया जाए और इस पे हमारा इख्तियार है। इससे पहले भी हमने देखा था कि जब जंग हुई थी तो फिर ये भी बताया गया था कि बाबुल मंदब को भी बंद कर दिया जाएगा। जिस तरह मैंने पहले बताया कि ये जो स्ट्रेटजी ऑफ डिसरप्शन है, ये ईरान के वार का हिस्सा है और ये उसका पिवट है, और यही वजह है कि वो किसी शिप को या किसी कार्गो को नहीं गुजरने दे रहे हैं जब तक उनके साथ कोऑर्डिनेट न करें और जब उनको टाइम और सारी चीजें प्रोवाइड न करें। दूसरी बात यह आ जाती है कि पूरी दुनिया इस डिसरप्शन से मुतासर हो रही है, और मैंने चाइना उनके भी सुना है उस दिन जो इंडस वाटर ट्रीटी पर बात हो रही थी कि जो
सी लेन्स है या इसके अलावा कोई भी राहदारी है, उसको बंद करना दुनिया के जो निज़ाम है कम्युनिकेशन का, ट्रेड का, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, उसको चोक करना होता है। और दूसरी बात यह कि अगर ईरान इससे पीछे चला जाए, खुसूसी तौर पर पासदारान, और ये फ्री पैसेज हो, तो उनके हाथ में कोई लीवरेज नहीं रहता। फिर वो मेरे ख्याल में कि जो अमेरिका के जो बातचीत आगे हो रही है उनके साथ, उसमें एक स्ट्रांग पोजीशन अमेरिका की उभरेगी। तो वो अमेरिका को इस स्ट्रांग पोजीशन में नहीं जाने दे रहे हैं ताकि हुर्मुज़ उनके मतलब है कि उनके हाथ में रहे। और मेरे ख्याल में कि ये जो स्ट्रेटजी है, ये बाकी जो गल्फ स्टेट से जो जिस तरीके से अमेरिका कहते हैं कि उनके साथ सलाह मशवरे के साथ, और प्लस उनके जो वहाँ पर उनके जो लेटरल वाटर है, और खुसूसी तौर पर ओमान उसमें मेन स्टेक होल्डर है, तो उनके एक वसी तर मफाद में या वसी तर जो बातचीत होगी उसके जरिए ये मसला हल होगा। इसमें सिर्फ ईरान स्टेक होल्डर नहीं है या कंट्रोल नहीं है, ये बाकी का भी हिस्सा है, और प्लस दुनिया का भी इस पर एक किस्म का जो ट्रीटी है 1982 की, उसके लिहाज से फ्री पैसेज देना जरूरी होता है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर रिजवान, ये बताइएगा कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त अंकारा में मौजूद है, नेटो के हवाले से बड़ी मीटिंग होने जा रही है, उनका एक बयान भी मौजूद है कि मुझे इस मीटिंग में शरीक नहीं होना था, लेकिन क्योंकि ये तुर्की में हो रही थी, यही वजह है कि मैं यहाँ पे आया हूँ। फिर साथ ही उन्होंने रजब तैयब एर्दोगान की तारीफ भी की और ये भी कहा कि मुझे खुशी है कि वो ईरान और अमेरिका की जंग में उन्होंने वाज़ेह स्टैंड नहीं लिया ईरान का। तो इस तरह के बयानात, जबकि हमने माजी में भी देखा है कि तुर्की के जो सदर हैं उन्होंने सख्त स्टैंड लिया है, ऑल्दो वो नेटो के मेंबर भी हैं, लेकिन उन्होंने इसराइल के हवाले से सख्त स्टैंड भी लिया है। देखिए खदीजा, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद अंकारा में आए। उसके पीछे अगर आप देखें कि एर्दोगान साहब की एक स्टेटमेंट बड़ी ज़बरदस्त है। उन्होंने मीडिया के अंदर ये बात बता दी है कि आई एम एक्सपेक्टिंग F-35, यानी कि उनकी नज़र F-35 उनकी एयरफोर्स को बिल्ड करने पे है टर्की की। बिल्कुल ठीक है कि टर्की जो है वो नेटो का मेंबर है, और लेकिन जो टर्की है वो सिक मैन ऑफ यूरोप भी है। टर्की के साथ वैसा सलूक नहीं किया जाता जैसा कि बाकी यूरोपियन एलाइज के साथ किया जाता है। अभी इस चीज़ में अगर आप देख लें तो टर्की ने रोल दोनों साइडों पे प्ले किया है, ईरान वाली साइड से भी किया है और इसराइल वाली साइड से यानी कि अमेरिकी साइड से भी किया है। लेकिन मैं ये कहता हूँ, ना तो उनसे ईरान इतना खुश था, इतना से मुराद ठीक है उन्होंने रोल प्ले किया कि चलें पैसिफाई हो जाए। लेकिन दूसरी चीज़ अगर आप देखें, इस वक्त जो मामलात चल रहे हैं इसमें मैं ये समझता हूँ नेटो को फिक्स करना, आप देखें तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि अमेरिका कोई जंग छेड़े, चाहे वो लेजिट है चाहे इलेजिटिमेट है, इंटरनेशनल लॉज पे वाज़ेह तौर पे कहता है कि ये इलीगल है, वो उस पर नेटो साथ आके खड़ा होता रहा है। पहली तारीख की जंग है जिसमें नेटो अलाई साइड पे खड़े रहे। ये एक्सपेक्टेड था कि केयर स्टारमर थे पीएम, वो कहेंगे कि मैं अमेरिका के साथ हूं, वो भी गोल बयान इधर भी देते रहे उधर भी। इमैनुअल मैक्रोन कहा जा रहा था, वो जर्मनी तो जर्मनी के देख लें, चांसलर ने भी। मैं ये समझता हूं ये इस जंग ने अमेरिकन को मोर वल्नरेबल बना दिया। अभी एक और चीज ब्रिगेडियर साहब जिक्र कर रहे थे सैयद साहब, वो ये था, आप ईरान को देखें कि MOU साइन हो गया, अमेरिकन अपनी वो डोनाल्ड ट्रंप अपनी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि मैं जंग जीत जाऊंगा, हम ये कर देंगे। प्रॉब्लम ये आती है कि ईरान ने जो अपनी सॉवरेंटी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एस्टैब्लिश की है, अभी जो हिट हुए टैंकर उस पर यह था कि वो वार्निंग दी गई थी, वो वार्निंग सुनी नहीं, यानी कि ईरान इनडायरेक्टली MOU के बावजूद कंट्रोल कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। ठीक है ट्रांजिट फी नहीं ली जा रही। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस सिचुएशन से निकलना अमेरिका के लिए इस टाइम बहुत मुश्किल है, आसान भी है, मुश्किल इन अ वे। अमेरिका अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे नहीं निकल सकता। अमेरिका को ईरान की सोवरेनिटी को अंडरस्टैंड करना होगा, उसको रिस्पेक्ट देनी होगी, और उनके जो कंसर्न्स हैं रिगार्डिंग अभी जो एग्रीमेंट हुआ है उसको अगर ऑनर करेगा, खास तौर पे जो अनफ्रीजिंग ऑफ एसेट्स है, दीगर चीजें हैं, उसमें मैं समझता हूं कि अभी भी जो ईरान के पास लेवरेज है वो अमेरिका के पास नहीं है। अभी आप ये देखिएगा कि इस टाइम अगर नेटो में जाके वो फिक्स कर रहे हैं, ये फिक्स करने का मामला कि नेटो नेक्स्ट खड़ा हो, और ये शर्त लगा दी गई है कि अगर 3.5 GDP का लगाएगी नेटो मेंबर तो वो एक इंटैक्ट रहेगा नेटो भी। उन्हें डराया जा रहा है कि यूरोप में खास तौर पे खतरा है यूक्रेन और रूस की जंग से, और रूस अगर यूरोप के ऊपर कल हमला करेगा तो इन्हें कौन बचाएगा अमेरिका के अलावा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ यूक्रेन के सदर से भी डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात है वो भी मुतवक्के है। दोबारा बोलिएगा, क्या कहा आपने? यूक्रेन के सदर से भी डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात है वो भी शेड्यूल है।
जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रही हैं। वो रीजन ये है कि वो चाह रहे हैं ना किसी तरह से, जैसे यूएसएसआर को तोड़ा गया था, बहुत बड़ी वो एक अमेरिका का कंपेटिटर था 1945 से 91 तक, अभी उसी तरह से कोई रूस का जो खतरा है यूरोप के ऊपर खासतौर पे, उसको अवॉइड करने का एक ही तरीकाकार है, इस जंग को इतना लंबा और तवील किया जाए कि पुतिन की पॉपुलैरिटी जीरो हो जाए, पुतिन के अपने लोग सड़कों पे आ जाए, उनकी इकोनॉमी जीरो हो जाए। उसके बाद क्या होगा कि जब वो खतरा अवॉइड हो जाएगा, इसी वजह से यूक्रेन को पूरा यूरोप मिलकर फंड कर रहा है, और अब अमेरिका भी उसमें अपने हॉप इन कर दिया कि मैं भी आपको अपने रिसोर्सेज देता हूं बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि ये मैं समझता हूं अमेरिकी और यूरोपियन मफाद की जंग है, और उसमें मेरा ख्याल है अमेरिका के पास भी ये चांस है कि अगर वो यूरोप को सपोर्ट कर देते हैं इसमें, यूक्रेन के मामले पे, तो उसमें यूरोप खुश हो जाएगा, कहेगा कि वाकई हमें रूस जैसे खतरे से अमेरिका ने बचा लिया। तो मैं समझता हूँ ये गिव एंड टेक चल रहा है। आगे फ्यूचर में अमेरिका जो करेगा वो ये एश्योरेंस जरूर लेगा कि चाहे वो ईरान पे दोबारा हमला करे, नेटो साथ खड़ा हो। बिल्कुल ठीक है। अगले सेगमेंट में जो है हम बात करेंगे सिंतास मुआहदे के हवाले से। पैनल हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस।